हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, एक माइंड मैप बना के। यानी बहुत ही फास्ट हम कंप्लीट यूनिट का रिवीजन कर लेंगे। हमने इसी तरह का माइंड मैप एक टीचिंग एप्टीट्यूड का भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अपने यही यूट्यूब चैनल पे है माइंड मैप टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो आज लॉजिकल रीजनिंग के माइंड मैप के बारे में बात करेंगे। बहुत कम टाइम में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। एक बार बहुत सीरियसली इस चीज को सुनना है, देखना है, और जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये क्लियर नहीं है उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, चलो। और अपना जो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है अभी जून 25 के लिए, मैं उसके बारे में जब माइंड मैप हम पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, चलो। ये माइंड मैप कैसे है, क्या है, पूरा ध्यान से एकदम शांति से समझना है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो लॉजिकल रीजनिंग में शुरुआत से आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट क्या चीजें होती है, आर्ग्यूमेंट होता क्या है। ठीक है ना। तो और आर्ग्यूमेंट में फिर हम जब पढ़ते हैं तो आपको कंपोनेंट पता होना चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट है उसके कौन कौन से कंपोनेंट यानी कि घटक है। तो उसमें हम प्रेमिसेस यानी कि जिसको पूर्व पक्ष वाक्य बोलते हैं, और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष बोला जाता है। ये दो कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट होता क्या है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो दो कंपोनेंट की हम बात करते हैं, प्रेमिसेस यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व पक्ष वाक्य, और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से तरह के आर्ग्यूमेंट हम हो सकते हैं बेसिकली। जैसे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, डिडक्टिव जिसको हिंदी में निगमनात्मक आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, है ना। निगमनात्मक तर्क हो गया। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का ही एक रूप है चेन आर्ग्यूमेंट, यानी कि श्रृंखला आर्ग्यूमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट यानी कि आगमनात्मक जो तर्क है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अबडक्टिव आर्ग्यूमेंट, अबडक्टिव मतलब एक तरह से फ्यूचर प्रिडिक्शन की जो यहाँ बात करते हैं। तो ये हम बात करते हैं कौन कौन सा हो गया, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और अबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल के साथ जैसे ही मैंने ये शब्द बोले तो आपके दिमाग में एक रिविजनरी थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, तब तो आपका तैयारी है। नहीं तो कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी में वैलिड आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है साउंड आर्ग्यूमेंट और अनसाउंड आर्ग्यूमेंट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है और अनसाउंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट के बारे में ये सारी टर्म्स जो हमने बात की है विद एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, तब तो आर्ग्यूमेंट का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर है। अगर विद एग्जाम्पल आपको कहीं डाउट है तो क्लियर नहीं है, ये हमें मान के चलना है। तो ये आर्ग्यूमेंट की बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो कैटेगरिकल प्रोपोजिशन होते हैं उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें हम चार कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज है सब्जेक्ट और एक चीज है प्रेडिकेट, यानी कि एक तो है सब्जेक्ट कर्ता और प्रेडिकेट जिसके बारे में हमने विशेषता उसकी, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर कैटेगरिकल प्रोपोजिशन की बात करते हैं तो ऑल एस इज पी, यानी कि या तो सारे एस पी है और इसको हम सर्कल बना के पढ़ते हैं अगर आपको याद है। या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि नो एस इज पी, यानी कि कोई भी एस पी नहीं है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। और सम एस इज पी, या फिर कुछ एस है वो पी है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट की बात कर रहा है। और सम एस इज नॉट पी, और कुछ एस है वो पी नहीं है या प्रेडिकेट नहीं है। ये चार कंडीशन बन सकती है। इस चारों कंडीशन को हमें पता होना चाहिए। हम जब सर्कल बना के इसको बेसिकली सोल्व करते हैं विद एग्जाम्पल, वो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहीं पे टर्म्स के दो तरह की टर्म्स होती है। जब इसका हम एक, अगर आपको याद आ रहा है तो हम एक टेबल बना के बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जिसमें कई सारे हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। याद आया आपको, इस तरह के हम एक टेबल बना के बात करते हैं। वहां पे दो टर्म्स की बात करते हैं हम, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म। वितरित और अवितरित जो टर्म है उसकी बात करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टेटमेंट लिख देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है। तो ये आपको ध्यान आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत अहम टॉपिक है मूड एंड फिगर। और जैसे ही हम मूड एंड फिगर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें तीन टर्म्स पता होना चाहिए कि मेजर टर्म क्या होती है,
माइनर टर्म क्या होती है और मिडल टर्म क्या होती है। आपको इन तीनों टर्म का, क्योंकि आपको पता है हम कंक्लूजन में भी देखते हैं और ऊपर वाले दो जो सेंटेंस या प्रेमिसेस होते हैं उनमें भी देखते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना आपको क्लियर है क्या ये पिक्चर, कि मिडल टर्म कौन सी होती है, मेजर टर्म कौन सी होती है और माइनर टर्म कौन सी होती है। और आप मुझे ये भी बताना कि जब हम मूड बनाते हैं, मूड एंड फिगर की जब बात करते हैं और फिगर जब बनता है वो कौन सी टर्म को देख के बनाया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको आंसर करना है। और उसमें अगर मूड में हम, आपको पता है AEIO का फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। ए होता है ऑल के लिए, ई होता है नो के लिए, आई होता है सम के लिए और ओ होता है सम नोट के लिए। AEIO ये हम बात करते हैं ना, तो यहाँ से कंसेप्ट से आपको पता ही है, आप पेपर देखते हो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब फिगर की बात करते हैं, फिगर 4 तरह के होते हैं। आपको पता, ये मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा भी है कि आप बताना कि किसकी पोजीशन को या कौन सी टर्म की पोजीशन को देखते फिगर बनता है। फिगर 4 तरह से बनता है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4। ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से बनता है, कौन सी टर्म को किस पोजीशन चेंज होने से बनता है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम कुछ टर्म्स का बात करते हैं, जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर लिख रहा हूँ, और इसके बारे में हमने यूट्यूब पे भी डिस्कस किया है, आप पढ़ सकते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल, हर एक जो टर्म है विद एग्जाम्पल आपको लॉजिकल रीजनिंग में समझ में आएगी। अगर आप ऐसे रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले एग्जाम्पल बताओ, अच्छा ये ऐसे लागू हो रहा है, तभी बात आपको समझ में आएगी। उसके बाद फालेसीज, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फालेसीज के बारे में। तो फालेसीज को ब्रॉडली हम दो भाग में बांट देते हैं, एक तो फॉर्मल फालेसी और एक इनफॉर्मल फालेसी, दो भाग में ब्रॉडली बांध देते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी फालेसीज की बात करते हैं, स्ट्रोमैन की बात करते हैं, स्लिपरी स्लोप की बात करते हैं, बहुत सारी फालेसीज पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन ब्रॉडली हम दो भाग में विभाजित कर देते हैं, दैट इज फॉर्मल फालेसी और इनफॉर्मल फालेसी। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये माइंड मैप है बेसिकली, और माइंड मैप में क्या होता है, एक रिवीजन है ना, बढ़िया से। तो आपके माइंड में क्या आया फॉर्मल फालेसी और इनफॉर्मल फालेसी जब मैंने बोला, आपको डिफरेंस बताया क्या? अगर आप मैक्सिमम इंटरेक्शन करोगे फ्रेंड्स, तो हम इस तरह की क्लासेस लेके आते रहेंगे, क्योंकि फिर मुझे लगता रहेगा कि हाँ आप इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप आंसर भी किया करो, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैप्टर आता है इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, ये भी आपको पता ही है कि इस माइंड मैप का मतलब यहाँ पे हर चीज वो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम प्रमाण की बात करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, अनुमाना हो गया, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुमाना है। इसको फर्दर हम इनफेरेंस को क्लासिफाई करेंगे, वो भी मैं बात करूंगा। अनुमाना है ना, उपमा, अर्थपति, अनुपलब्धि और शब्दा, इनके बारे में भी विद एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंडियन मीन्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि ज्ञान के कौन कौन से साधन है, किसको हम प्रमाण के तौर पे मानते हैं। तो डायरेक्टली हम 6 बात करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना, अर्थपति, अनुपलब्धि और शब्दा, ठीक है। और जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अनुमाना या इनफेरेंस है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम क्लासिफाई करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर व्याप्ति के ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, है ना। जो अनुमाना है उसको हम क्लासिफाई या विभाजित करते हैं किस आधार पे, एक तो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार पे, जिसमें हम दो तरह की बात करते हैं, पूर्ववत इनफेरेंस और शेषवत इनफेरेंस। और आपको, अगर आपने पुराने पेपर देखे हैं और रिसेंट के जो क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता होगा पूर्ववत और शेषवत से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये क्लासिफिकेशन है इनफेरेंस का, अनुमाना का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति यानी कि व्याप्ति के आधार पे मैं बात करूं, तो क्या क्या है इनफेरेंस, केवल्य नावी इनफेरेंस है ना, केवल्य नवेत्रिकी इनफेरेंस है और अन्वयवेत्रिकी इनफेरेंस है। ये बहुत बार अब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और अनुमाना में आपको सीक्वेंस भी पूछा जाता है, जैसे प्रतिजना या जिसको प्रतिज्ञा बोलते हैं, हेतु क्या चीज है ना, और उपन्याय क्या चीज है, और कंक्लूजन से निगमाना तक जाते हैं, इसका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। तो ये इनफेरेंस में सारी चीजें आ जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हिल पे मैंने धुआं देखा वहां आग होगी, इससे बहुत सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सा उसका एक एग्जाम्पल है, उससे सारी चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने बात की है
लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कि ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको जैसे ही मैंने ये शब्दों को बोला वैसे ही चीजों का विजुअलाइज हो जाना चाहिए। माइंड मैप का मतलब मैंने पहले ही बात की क्या है कि चीजों को विजुअलाइज करना कि अच्छा ये चीज ये थी, ये चीज ये थी, इस तरह से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि नहीं तो आप भूल जाते हैं। ठीक है, चलो। और अब मैं, अगर आप विलिंग है तो अपने बैच के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप सुन सकते हैं, अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, है ना, ये अपनी वेबसाइट है। मोबाइल ऐप है जिसका नाम है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी जून सेशन के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फ्रेंड्स। इस पे अभी फीस में 35% ऑफ चल रहा है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। 10 यूनिट्स के इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे, हर यूनिट के लेक्चर्स होंगे, 10 यूनिट के होंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट थ्योरी प्लस जो रिसेंट के प्रीवियस या जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा प्रॉपरली। तो एक तो आपको ये सब इसमें मिलने वाला है, एक क्रैश कोर्स है, और ये डिटेल्ड कोर्स भी ओपन है फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे 70% ऑफ चल रहा है, ये कंप्लीट है। और पेपर 2 यहाँ पे हम कौन कौन सा पढ़ते हैं? पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी करें, अपने चित्त को शांत रखें, अपने आप को सेफ रखें, अच्छे से शांति से चीज़ों को बहुत बढ़िया से तैयारी करें। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।